हेलो, गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का BS पॉलिटी जी के ट्रिक में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, मैं यशवंत अवतार आप सभी का राजस्थान जीके के ज्योग्राफी के बैच में हार्दिक स्वागत करता हूँ। राजस्थान ज्योग्राफी का जो बैच चल रहा है तो वो स्टार्ट किया गया है। 41 जिलों के अनुसार आपको राजस्थान का भौतिक स्वरूप पढ़ाने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आपकी। यहाँ से जो RPSC फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होगा, रीट सेकंड ग्रेड का एग्जाम होगा, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर देखने को नहीं मिलने वाला है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपके लिए ये टॉपिक हमने कवर किया है। देखिए, प्रारंभ करते हैं क्लास को बिना देरी किए। तो शुरुआत करते हैं। प्रागैतिहासिक काल में, पाषाण काल में संपूर्ण विश्व एक पिंड के रूप में था, जिसे हम क्या कहते थे? पेंजिया। यही संपूर्ण विश्व क्या था? एक पेंजिया था। इसके चारों ओर सागर का नाम पैंथला था। यह स्थल खंड था, उसको पेंजिया, और जो जलीय भाग था उसको पैंथलासा कहा जाता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से स्थल खंड ये था, तो इसको पेंजिया नाम दिया गया था। उसके बाद जो भाग था उसको दिया गया था पैंथलासा। पेंजिया को दो भागों में बांटा गया। अंगारा लैंड जो कि उत्तरी भाग है, और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड का नाम दिया गया। ठीक है, मध्य जो भाग था इसको तैतीस सागर, यानी इनके बीच वाला जो भाग है, जब समुद्र जलाया तो उसको तैतीस सागर का नाम दिया गया। राजस्थान में गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर के अवशेष पाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, राजस्थान में किसके अवशेष पाए जाते हैं? गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर के। लेकिन अंगारा लैंड के राजस्थान में अवशेष नहीं है। राजस्थान को सबसे पहले भौतिक प्रदेशों में BC मिश्रा ने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। तो राजस्थान का सबसे पहले विभाजन किसने किया था? BC मिश्रा ने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल, राजस्थान ज्योग्राफी में किया, जिसमें 7 भौतिक प्रदेश बताए थे। इनमें आपके पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश और चंबल बीहड़ प्रदेश। तो ये 7 प्रदेशों में बांटा था किसने? BC मिश्रा ने। हरिमोहन सक्सेना ने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल लिखी, उसमें राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा, जिनको हम आज भी पढ़ते चले आए हैं। देखिए, इनके अनुसार जो राजस्थान का भौतिक स्वरूप है वो 4 भागों में बटा है। इनमें पश्चिमी उत्तरी प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश आते हैं। ये पश्चिमी उत्तरीय, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और दक्षिण का भौतिक पठार। तो ये 4 भौतिक प्रदेशों में राजस्थान को बांटा गया है। तो ये किसने कहा है? ध्यान रखना, हरिमोहन सक्सेना। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं भौतिक स्वरूप: मत्स्यस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो इनकी तुलना बनने का क्रम है: चौथा सबसे प्राचीन अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश, और दूसरा प्राचीन प्रदेश कौन सा है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। पहला अरावली, दूसरा प्राचीन दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी भाग, चौथा मत्स्यस्थलीय प्रदेश। युग की बात करें, मत्स्यस्थलीय प्रदेश का जो निर्माण हुआ प्लेस्टोसीन युग में हुआ, यानी उत्तर में। प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पर्वतमाला की जो उत्पत्ति हुई है वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुई। पूर्वी मैदानी भाग प्लेस्टोसीन प्रारंभिक काल में हुआ, और दक्षिण पूर्वी के पठारी प्रदेश है उसका निर्माण जो हुआ था क्रेटियस युग में। ध्यान रखना, तुलना के जरिए यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, और इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मत्स्य प्रदेश का निर्माण किस युग में हुआ है? तो प्लेस्टोसीन उत्तर में। अरावली पर्वतीय का निर्माण कौन से काल में हुआ? तो प्री कैम्ब्रियन काल। ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है अरावली वाला। तो ध्यान रखना, सभी भौतिक प्रदेशों के आपको काल याद रखने। अब बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की। तो सबसे जो बड़ा क्षेत्रफल में तो मत्स्यस्थलीय प्रदेश है 61.11%। अरावली पर्वत की बात करें तो 9% क्षेत्रफल, 23% क्षेत्रफल पूरी मैदान, और 6.89% हाड़ौती पठार का है। जनसंख्या की बात करें तो 40% जनसंख्या मत्स्यस्थल में निवास करती है, 10% अरावली पर्वत में, और 39% जो जनसंख्या है वो आपके मत्स्य प्रदेशों में निवास करती है, और 11% पठारी प्रदेश में निवास करती है। भारत के भौतिक प्रदेश का हिस्सा उत्तर मत्स्य की बात करें तो उत्तर भारत का विशाल मैदान का हिस्सा है। अरावली पर्वतीय प्रदेश पर्वतीय प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। पूर्वी मैदान उत्तर के विशाल मैदान का हिस्सा है, और दक्षिण पठारी प्रदेश में प्रायद्वीप पठार का हिस्सा। तो इन 2 भागों में भारत के हिस्से हैं राजस्थान के वो बटे हुए, उत्तर के विशाल मैदान में और प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश।
अवशेषों की बात करें तो मध्यस्थलीय प्रदेश आपको पता है तैतीस सागर का अवशेष और आपका पूर्वी मैदान है, तो ये दोनों के दोनों तैतीस सागर के अवशेष हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश गोंडवाना लैंड और हाड़ौती पठार गोंडवाना लैंड के अवशेष माने गए। ध्यान रखना अंगा आइलैंड के राजस्थान अवशेष नहीं पाए जाते हैं। वर्षा की बात करें तो 0 से 40 सेंटीमीटर तक वर्षा मध्यस्थलीय प्रदेशों में होती है। अरावली प्रदेश में 40 से 60 सेंटीमीटर, पूर्वी मैदान में 60 से 80 सेंटीमीटर और दक्षिण के पूर्वी पठारी प्रदेश में 80 से 120 सेंटीमीटर होती है। सर्वाधिक वर्षा हाड़ौती के पठारी प्रदेश में होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देखिए, 7000 वर्ष पूर्व प्लेस्टोसीन हिमयुग में राजस्थान में वनों की उपस्थिति थी, लेकिन अब थार का मरुस्थल है। थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में है। कितने राज्यों में फैला हुआ है थार का मरुस्थल? 4 राज्यों में फैला। पंजाहरी राज से गुजरा, पंजाहरी राज से गुजरा, इस प्रकार ट्रिक के जरिए आप याद कर सकते हैं। पंजाहरी राज से गुजरा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। थारमस्थल की बात करें तो 62% भाग अकेले राजस्थान में है। थारमस्थल का 62% जो क्षेत्रफल है वो कहाँ पर हमारे राजस्थान में फैला हुआ है। राजस्थान में मध्यस्थलीय जिलों की बात करें तो 16 जिले मध्यस्थलीय जिलों के अंतर्गत आते हैं, जिनमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जैसलमेर, जोधपुर, रौदी, बाड़मेर, बालोतरा, ब्यावर, पाली, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जालौर। ये 16 जिले मध्यस्थलीय जिले के अंतर्गत आते हैं। अरावली के पश्चिम में स्थित जिलों की बात करें तो 17 जिले अरावली के पश्चिम में हैं। सिरोही अरावली के पश्चिम में है, लेकिन मध्यस्थलीय नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मध्यस्थल का विस्तार लगातार पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है। राजस्थान के 61.11% भाग पर लगभग 2/3 भाग पर रेगिस्तान है और राजस्थान के 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो रेगिस्तानी क्षेत्रफल है, उसका क्षेत्रफल भी है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में राजस्थान का मध्यस्थलीय भाग फैला हुआ है। पश्चिमी मध्यस्थल की बात करें तो पश्चिमी मध्यस्थलीय प्रदेश का सामान्य ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन बना है कि राजस्थान में पश्चिमी मध्यस्थल है, उसका ढाल किस ओर है? तो सामान्य ढाल है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की समुद्र तल से औसत ऊंचाई की बात करें तो लगभग 300 मीटर और दक्षिण भाग की ऊंचाई की बात करें तो 150 मीटर है। अतः थार के महोत्सव का दक्षिणी भाग समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। थार के महोत्सव का जो दक्षिणी भाग है वो समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर स्थित है। देखिए ये उल्कापिंड है। पिछले 1 दशक में सर्वाधिक उल्कापिंड थार के रेगिस्तान में ही गिरे। कहाँ पर गिरे? रेगिस्तान में। थार का मरुस्थल विश्व का सबसे घना और सर्वाधिक आबादी वाला और सर्वाधिक जैव विविधता मरुस्थल है विश्व में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, विश्व में सर्वाधिक घनी आबादी वाला और जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल। यह ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग है। यहाँ पर अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, जिनमें कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है। पश्चिम की बात करें तो पश्चिमी मध्यस्थलीय प्रदेश राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापमान वाला प्रदेश है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने मध्यस्थलीय प्रदेश को रुच्च क्षेत्र और चीनी यात्री हिंसा ने इस प्रदेश को गुजरात का कहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों के दोनों ध्यान रखना, टेंशन है। मध्यस्थलीय प्रदेश को रुच्च प्रदेश किसने कहा है? ईश्वरी प्रसाद ने। हिंसा ने क्या कहा है? गुजरात का। रेगिस्तान का आगे बढ़ना या मरुस्थल का विस्तार होना मरुस्थलीकरण या रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। यानी राजस्थान का आगे बढ़ रहा है, मरुस्थल आगे बढ़ रहा है, उसको मरुस्थलीकरण या रेगिस्तान का मार्च कहा जाता है। इसीलिए नांचना गांव जैसलमेर प्रसिद्ध है। मरुस्थलीकरण के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है? नांचना। मोस्ट इंपोर्टेंट, नांचना गांव कहाँ है? जैसलमेर। ये भी आपको ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी बना है। 50 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है वो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। राजस्थान को उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में ये विभाजित करती है। अरावली पर्वतमाला के समानांतर ये 50 सेंटीमीटर रेखा ये है जो कि राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। यह वर्षा रेखा मध्य प्रदेश के पूर्वी सीमा और अरावली की पश्चिमी सीमा का निर्धारण भी करती है। पश्चिमी मरुस्थल के प्रदेश की बात करें तो ये तो 2 भागों में बांटा गया है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश।
जैसे कि 25 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है वो इसको दो अलग अलग भाग में बांटी है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो बीकानेर, जैसलमेर, बालोतरा, बाड़मेर, ये जो क्षेत्र है ये शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो वर्षा होती है वो 0.25 सेंटीमीटर तक होती है। जो 25 सेंटीमीटर जो रेखा है इसको दो भागों में बांट देती है थार के मस्तर को। सम जैसलमेर वनस्पति रहित और न्यूनतम वर्षा वाला स्थान, मोस्ट इम्पोर्टेंट। राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सम जैसलमेर और वनस्पति रहित। लाठी सीरी क्षेत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाठी सीरी जो क्षेत्र है वो जैसलमेर में पोखरण से लेकर के मौनगढ़ तक 80 किलोमीटर की लंबाई में पृथ्वी के अंदर बहते मीठे पानी की जलधारा है। ध्यान रखना कितनी लंबाई इसकी याद रखनी है, लंबाई पर क्वेश्चन बन सकता है। तो वो कितनी है? 80 किलोमीटर। 2007 में कालजी के वैज्ञानिकों ने खोजी, इसे भूगर्भीय जलपट्टी या लाठी सीरी क्षेत्र कहते हैं। इसमें सेवड़, धामड़ और कड़ स्वादिष्ट घासें पाई जाती हैं। ये घास है यहाँ पर सेवड़, धामड़ और कड़ क्या है? तो घासों के प्रकार हैं। चंदन नलकूप जिसे थार का घड़ा भी कहा जाता है, लाठी सीरीज के पास जैसलमेर के मीठे पानी का नलकूप है, इसे थार का घड़ा भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, थार का घड़ा किसे कहा जाता है? चंदन नलकूप को, जो कि लाठी सीरीज के पास ही जैसलमेर में मीठे पानी का नलकूप है। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये आपकी। तो जुरासिक युग में चट्टानें जैसलमेर और बाड़मेर में मिली, आकलपुर फॉसिल पार्क इसका उदाहरण मोस्ट इम्पोर्टेंस है। यानी राजस्थान में वह कौन सा प्रदेश है जहाँ पर आपके राजस्थान में वह कौन सा प्रदेश है जहाँ पर आपके जुरासिक युग के प्रमाण मिले? तो वो ध्यान रखना, जैसलमेर और बाड़मेर में आकलपुर फॉसिल पार्क में प्राप्त हुए जुरासिक काल के अवशेष भी मिले। आकल नेशनल बर्ड फॉसिल पार्क जैसलमेर में 18 करोड़ वर्ष पूर्व के काष्ठ जीवाश्म भी यहाँ पर मौजूद हैं। बाप बोल्डर जो कि जोधपुर, अब वर्तमान में बाप फलौदी में परमियन कार्बोनिफेरस काल में के हिमानीकृत गोलाश्म के अवशेष मिले। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, बाप कहाँ पर है? फलौदी। पहले अलग से जिला बना दिया, पहले जोधपुर में आता था, फलौदी के अंतर्गत ही आता था वैसे तो, परंतु जोधपुर जिले का हिस्सा था। लेकिन बाप अब किसका हिस्सा रहेगा? फलौदी जिले का, जो कि परमियन कार्बोनिफेरस काल के हिमानीकृत गोलाश्म के अवशेष यहाँ पर मिले। बालका स्तूपों की बात करें तो बालका स्तूप मुक्त क्षेत्र या रहित क्षेत्र, सैंडी डून्स फ्री एरिया इसे कहा जाता है। तो ये कहाँ पर है? फलौदी, पोखरण और जैसलमेर तथा बालोतरा के मध्य फैला हुआ है। बालका स्तूप मुक्त प्रदेश कहाँ है? फलौदी, पोखरण, जैसलमेर और बालोतरा के मध्य। इसे चट्टानी मरुस्थल का भाग है, जिसे टीला रहित क्षेत्र कहते हैं, जिसे हम्मादा, ध्यान रखना, हम्मादा किसे कहते हैं? चट्टानी रहित मरुस्थल को हम्मादा नाम दिया गया है। पश्चिमी मरुस्थल का 41.50% भाग बालका स्तूप मुक्त क्षेत्र है। बालका स्तूप युक्त क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर बालका स्तूप पाए जाते हैं सर्वाधिक। पश्चिमी मरुस्थल का 58.50% भाग बालका स्तूप युक्त है, जिसमें सर्वाधिक जो बालका स्तूप है वो जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें राजस्थान के, राजस्थान का भांगर भी इसे कहा जाता है। इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर ये जिले इसके अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखना कितने जिलों की संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 जिले इसमें आ रहे हैं इसके, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और इसे 25 से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा यहाँ पर आई जाती है, इसके बीच में होता है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। घग्गर का मैदान गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले, घग्गर नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से बना क्षेत्र। घग्गर नदी के पाट को हनुमानगढ़ में क्या कहा जाता है? तो वो नाली कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नाली किसे कहते हैं? घग्गर नदी के पाट को हनुमानगढ़ में नाली की संज्ञा दी जाती है। शेखावाटी क्षेत्र चूरू, सीकर, झुंझुनू इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
इस क्षेत्र में जमीन के नीचे चूने की परतें पाई जाती हैं। वर्षा का जल चूने की परतों में बहता है, इसीलिए इसे आंतरिक जल प्रवाही क्षेत्र भी कहा जाता है। चूने की परत के कारण ही यहाँ अधिक गर्मी और अत्यधिक सर्दी पड़ती है। यहाँ प्राचीन काल में नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी जो अब अनउपजाऊ हो गई है, अनउपजाऊ मिट्टी का जो मैदान है उसको भांगर क्या कहते हैं, शेखावाटी क्षेत्र में अनउपजाऊ मिट्टी के क्षेत्र को भांगर कहा जाता है, इसीलिए शेखावाटी क्षेत्र को भांगर प्रदेश भी कहते हैं। नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी को खादर कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, खादर और भांगर दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। पुराने जलोढ़ और नवीनतम जलोढ़। शेखावाटी में घास के मैदान पशु चारागाहों को बीहड़ कहा जाता है। पशु चारागाहों को क्या कहते हैं, बीहड़, फीड कहा जाता है, बीड़। शेखावाटी में घास के मैदान में पशु चारागाहों को क्या कहते हैं, फीड। शेखावाटी क्षेत्र की प्रमुख नदी कांतली नदी सीका कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो तोरावाटी कहलाता है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तोरावाटी किसे कहा जाता है, कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को। यहाँ की पहाड़ियाँ तोरावाटी की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। शेखावाटी में वर्षा जल संग्रहण के लिए बनाए गए कच्चे कुएं को जोहड़ कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जोहड़ किसे कहते हैं, तो वो कच्चे कुएं को कहा जाता है शेखावाटी जो क्षेत्र में बनाए जाते हैं जल संग्रहण के लिए। नागौर उच्च प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश व लूणी बेसिन के मध्य नागौर, डीडवाना, कुचावन की उच्च भूमि को जो ऊंची उठी हुई है उसे नागौरी उच्च भूमि कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 300 से 500 मीटर है। यहाँ पर देखिए लूणी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि और शेखावाटी प्रदेश, 3 भागों में इसको बांटा गया है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें सावर, डीडवाना, कुचावन है। नागौर और अजमेर के में मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। नागौर और अजमेर जिले में फ्लोराइड होने के कारण फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, जिससे दांत पीले पड़ जाते हैं, पीठ झुक जाती है, व्यक्तियों के कुबड़ निकलने लगते हैं। तो इसे कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी और हॉन्च बेल्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है, ध्यान रखना। कई बार पूछा गया था बांका पट्टी, पहले कुबड़ पट्टी पूछा था, लेकिन एक बार बांका पट्टी पूछा जा चुका, और अब हॉन्च बेल्ट को भी आपको ध्यान रख लेना है। जैसे हॉन्च बेल्ट, बांका पट्टी और कुबड़ पट्टी कहाँ पर है, अजमेर और नागौर। जायल से पुष्कर तक का क्षेत्र सर्वाधिक इससे प्रभावित रहता है। गौड़वाड़ प्रदेश जिसे लूणी बेसिन भी कहते हैं, पाली, बिलाड़ा, जोधपुर, जालौर जिले में विस्तृत है। लूणी और सहायक नदियों द्वारा निर्मित क्षेत्र गौड़वाड़ प्रदेश कहलाता है। इसे लूणी बेसिन या लूणी जवाई बेसिन भी कहते हैं। ये प्रदेश यहाँ पर है, लूणी नदी का प्रदेश। छप्पन की पहाड़ियाँ माकलसर गांव बालोतरा से सिवाना तक 11 किलोमीटर की लंबाई में 56 पहाड़ियों का एक समूह है। इसे ग्रेनाइट कहा जाता है, तो इसे 56 की पहाड़ियाँ कहते हैं, ध्यान रखना। अब ये बालोतरा में, पहले जालौर में आती थी। 56 की पहाड़ी कहाँ है, बालोतरा से सिवाना तक है। नाकोड़ा पर्वत बालोतरा में जैन धर्म का पार्श्वनाथ मंदिर यहाँ पर स्थित है। इसे नाकोड़ा भैरव भी कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। नाकोड़ा भैरव, नाकोड़ा पर्वत यानी बालोतरा में जैन धर्म के पार्श्वनाथ मंदिर को नाकोड़ा भैरव की संज्ञा दी जाती है। 56 की पहाड़ियों पे बालोतरा में हल्देश्वर महादेव का मंदिर है। पीपलदू बालोतरा को रेगिस्तान का माउंट आबू, राजस्थान का लघु माउंट की संज्ञा दी जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट। राजस्थान का लघु माउंट किसे कहते हैं, माउंट आबू, तो पीपलदू बालोतरा। सेंदड़ा ब्यावर में सर्पाकार चट्टानें मौजूद हैं। मालानी आग्नेय शैल समूह। सिवाड़ा, बालोतरा व जालौर में ग्रेनाइट तथा ज्वालामुखी लायोलाइट चट्टानों का निर्माण होता है। ये पहाड़ियाँ गुंबदाकार इंशेरवार रेगिस्तानी क्षेत्रों में ढालनुमा पाई जाने वाली खड़ी चट्टानें होती हैं। इन्हें इंशेरवार की संज्ञा दी जाती है। इन शैलों के आधार पर जालौर, सांचौर और ग्रेनाइट उद्योग का खूब विकास हुआ है, ध्यान रखना। इन्हीं शैलों के आधार पर ग्रेनाइट उद्योग का विकास हुआ है, जालौर और सांचौर में हुआ है। आबू पर्वत में मुख्य रूप से ग्रेनाइट से बना हुआ है। बात करते हैं बालका स्तूप की, तो रेत के जो टीले होते हैं उनके धोरे कहा जाता है। बालका स्तूप मुख्य रूप से राजस्थान के मरुस्थल में मिट्टी का अपरदन या निक्षेपण से बनते हैं। गतिशील धौरों को जैसलमेर में किसकी संज्ञा दी जाती है, धैर्यन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। धैर्यन किसे कहते हैं, जैसलमेर में जो गतिशील धौरे होते हैं उनको धैर्यन कहते हैं। तो ये धारियाँ पड़ी होती हैं लहरनुमा, इसलिए इसको धैर्यन नाम दिया गया है।
भालका स्तूप के प्रकार: पवन की गति के अनुसार अनुदैर्घ्य और पवनानुवर्ती भालका स्तूप। पवनों के समानांतर अनुदैर्घ्य दिशा में इनका निर्माण होता है, इसलिए इनको रेखीय भालका स्तूप भी कहते हैं। ये भालका स्तूप सरस्वती नदी घाटी में मिलते हैं, सर्वाधिक जैसलमेर और बाड़मेर में। ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अनुदैर्घ्य या पवनानुवर्ती भालका स्तूप सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर, बाड़मेर। अनुप्रस्थ भालका स्तूप पवनों की दिशा के समकोण पर इनका निर्माण होता है या लंबवत बनते हैं। पूगल बीकानेर के चारों ओर, सूरत, गंगानगर और चूरू, झुंझुनू जिलों में इनका निर्माण हुआ है। तो अनुप्रस्थ जो भालका स्तूप है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? बीकानेर, सूरतगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू जिले में पाए जाते हैं, जो कि पवनों की दिशा की क्या किस पर बनते हैं? समकोण पर। अवरोधी भालका स्तूप ये किसी अवरोधी झाड़ी, पेड़ या पहाड़ी के कारण बनते हैं। इनमें पुष्कर नागफाड़ में ये अधिकांशतः देखे जाते हैं। बरखान या अर्धचंद्राकार भालका स्तूप सर्वाधिक गतिशील हैं, इसीलिए इसे मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी भालका स्तूप हैं। इनका पवनाभिमुखी ढाल मंद होता है और पवन विमुखी ढाल तीव्र होता है। भालेरी, चूरू, सीकर, लूणकरणसर, बीकानेर, ओसियां, जोधपुर, डीडवाना, कुचामन में ये अधिकांश से देखने को मिलते हैं। बरखान अर्धचंद्राकार भालका स्तूप आकृति के आधार पर सीप अनुदैर्घ्य भालका स्तूप है, जो कि पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं। पैराबोलिक भालका स्तूप या परवलयाकार भालका स्तूप, इसमें हवा के रुख के विपरीत, यानी जिससे हवा चलती है उसके विपरीत अंग्रेजी के यू आकार में ये विकसित होते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक पैराबोलिक जो भालका स्तूप मिलते हैं। सबसे ज़्यादा पैराबोलिक भालका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान, जो हवा के विपरीत यू आकार में बनते हैं। तारा भालका स्तूप हवा अपनी दिशा बार बार बदलती है। मोहनगढ़, पोखरा, जैसलमेर, सूरतगढ़, गंगानगर में तारा भालका स्तूप पाए जाते हैं। सब्र काफी मरुस्थल में छोटी झाड़ियों के पास इनका निर्माण होता है। महत्वपूर्ण शब्दावली: इर्ग रेतीला जो मरुस्थल होता है जहाँ बालू ही बालू हो उसे इर्ग कहते हैं। इसे महान मरुस्थल भी कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। हम्बादा पथरीला मरुस्थल को हम्बादा की संज्ञा दी जाती है, जहाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ और चट्टानें हों। पोखरण, फलौदी और बालोतरा के मध्य भालका स्तूप मुक्त प्रदेश में ये हम्बादा अधिकांश देखने को मिलते हैं। रैग, इर्ग, हम्बादा और रैग, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। मिश्रित मरुस्थल, यहाँ पर बालू, रेत और कंकड़ पत्थर युक्त जो क्षेत्र होते हैं उसे रैग कहा जाता है। फलाया एक प्रकार की झीलें हैं जिनमें वर्षा का जल बढ़ जाने के कारण झीलों का निर्माण होता है। खारे पानी की बड़ी झीलें थार के मरुस्थल में पानी भरने से भूमि की लवणता के कारण इनका जल खारा हो जाता है, तो इन्हें पलाया झील कहते हैं। रन या टाट भालका स्तूपों के मध्य वर्षा का जल लवणीय दलदल बन जाता है, जिसे रन या टाट कहते हैं। सर्वाधिक रन या टाट जैसलमेर में पाए जाते हैं। तल्ली या पोखर रेगिस्तान में गड्ढों में वर्षा का मीठा जल संग्रहित किया जाता है, उसे तल्ली या पोखर कहा जाता है। मरो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। तल्ली या पोखर का जब जल सूख जाता है तो उसके बाद जो उपजाऊ मिट्टी बचती है उसको मरहो कहा जाता है। इसमें की जाने वाली जो खेती है उसको खड़ीन, और खड़ीन खेती सबसे ज़्यादा काम की जाती है। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा ये प्रारंभ की गई। तो खड़ीन कृषि कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर। और किसके द्वारा की जाती है? पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। बालसन पर्वत और चट्टानों के मध्य जल इकट्ठा होने से बनी झीलों को बालसन की संज्ञा दी जाती है। रोही मैदान मरुस्थल में उपजाऊ भूमि। भूवल्ला ये वायु के भंवर या चक्रवात या बवंडर होते हैं जो रेगिस्तान में अधिकांश देखने को मिलते हैं। थली बीकानेर, गंगानगर, चूरू का ऊंचा भाग जो लूनी नदी के उत्तर में स्थित है, तो इसे थली कहा जाता है। और जो नीचे वाला जो भाग है उसे तली कहते हैं, तल्ली कहा जाता है। तली मरुस्थल के दक्षिण पश्चिम में स्थित नीचे भाग को तल्ली कहा जाता है। पीवड़ा एक सांप है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में पाए जाने वाला जहरीला सांप। ये डंक ना मार करके सोए हुए व्यक्ति के सांस के साथ जहर को देकर इसको मार देता है।
इसे कहते हैं पियूड़ा सांप। इस सांसों के साथ ही अपना जहर व्यक्ति के अंदर पहुंचा देता है। डांड बाल का स्तूप में वायु की रगड़ से इन गर्तों का निर्माण होता है, जिसे डांड कहा जाता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश, देखिए अरावली की जो सर्वाधिक चौड़ाई है वो दक्षिण में है, मध्य भाग में सक्रिय है, उत्तर में ये और चढ़ गई। यह ध्यान रखना, पूछा जाता है कि सर्वाधिक चौड़ाई और ऊंचाई कहाँ पर है अरावली की, वो दक्षिण में है। पालनपुर गुजरात से ये प्रारंभ होती है, रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक ये 692 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। अरावली पर्वतमाला की टोटल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। गुजरात के पालनपुर से रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक। राजस्थान में ये खेड़ ब्रह्मा से खितरी तक फैली हुई है, ये देख सकते हैं यहाँ पर। राजस्थान में इसका ब्रह्मा विस्तार है खेड़ ब्रह्मा गुजरात से खितरी झुंझुनू तक लगभग 550 किलोमीटर की लंबाई में राजस्थान फैली है। टोटल लंबाई पूछी जाए 692 किलोमीटर। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई 550 किलोमीटर। अरावली का 80% भाग राजस्थान में है। अरावली की औसत ऊंचाई की बात करें तो 930 मीटर औसत ऊंचाई है। अरावली को दो भागों पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभक्त करती है। अरावली का मुख्य विस्तार 16 जिलों में है, जिनमें उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, अजमेर, ब्यावर, पाली, चित्तौड़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, डीडवाना, कछावा, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, कोटा, बहरोड, अलवर, खैरथल, तिजारा, इन 16 जिलों में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। राजस्थान में अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अरावली का जो दिशा है राजस्थान में किस प्रकार है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। लेकिन इसकी चौड़ाई की बात करें तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में बढ़ती है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में। अरावली का न्यूनतम विस्तार की बात करें तो अजमेर जिले में, ध्यान रखना। सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? उदयपुर में। सबसे कम विस्तार, न्यूनतम विस्तार अजमेर जिले में। अरावली का सबसे ऊंचा पॉइंट गुरु शिखर सिरोही और निम्नतम पॉइंट पुष्कर घाटी अजमेर, ये निम्नतम है और ये उच्चतम है। अरावली का जो मध्य भाग है वो अजमेर में स्थित है। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही और न्यूनतम ऊंचाई जयपुर जिले में है। अरावली में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी भागों में होती है। अरावली के उपनामों की बात करें तो विष्णु पुराण में अरावली को परिपत्र कहा गया है। भौगोलिक भाषा में मेरू, उदयपुर में आड़ावटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आड़ावटा, आड़ावाला। बूंदी में आड़ावली या आड़ावाला की संज्ञा दी गई है। भारत का अल्पेशियन, अरावली की तुलना अमेरिका के अल्पेशियन पर्वत से की जाती है। ध्यान रखना, अरावली पर्वतमाला की तुलना किससे की गई है? अल्पेशियन पर्वत, अमेरिका के अल्पेशियन पर्वतों से की गई है। उत्पत्ति की बात करें तो अरावली की उत्पत्ति हमने पहले ही पढ़ ली है, प्री कैम्ब्रियन काल में हुई। अरावली का निर्माण तब हुआ जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट समुद्र से अलग हो गई। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का वर्णन ए एम हेरोन ने, अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन ने किया। मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का वर्णन किसने किया है? एम ए हेरोन ने किया है। अरावली विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वत और अवशिष्ट पर्वतमाला है। अरावली मूर्धार पर्वत है। अरावली पर्वतमाला का उद्गम अरब सागर के मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप से माना जाता है। अरावली पर्वत की जो मूल जड़ है वो अरब सागर से शुरू होने के कारण अरब सागर को अरावली का पत्ता कहा जाता है। ध्यान रखना, मूल जड़ कहाँ से प्रारंभ होती है? अरब सागर से, इसीलिए अरब सागर को अरावली का पत्ता कहते हैं। अरावली की विशेषताएं, इसका दक्षिणी भाग ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। यह मरुस्थल के पूर्व में विस्तार को रोकती है। सर्वाधिक नदियों का उद्गम, सर्वाधिक सघन वनस्पति खनिजों की बहुतायत अरावली में पाई जाती है। अरावली के पूर्वी ढालों पर वनस्पति अधिक है। अरावली को भारत की महानतम जल विभाजक रेखा कहा जाता है। यह अरब सागर, बंगाल की खाड़ी की नदियों को अलग करती है। अरावली थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से भी अलग करती है। अरावली को 3 भागों में बांट सकते हैं: उत्तरी अरावली, अलवर, खैरथल, तिजारा, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, कोटपुतली, बहरोड। उत्तरी अरावली की चोटियाँ, तो चोटियों की बात करें, रघुनाथगढ़ सीकर 1055 मीटर सबसे ऊंची है। दूसरी मालखेत की पहाड़ियाँ, ये भी सीकर में 1052 मीटर। लोहागढ़ झुंझुनू 1051 मीटर।
भोजगढ़ झुंझुनू 997 मीटर, खो जयपुर 920 मीटर। ऊंचाई ध्यान रखना, जहाँ से चोटियों से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं ऊंचाई और क्रम के अनुसार। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जो जल्दी से एग्जाम होने वाला है। इससे पहले जो भी एग्जाम हुए वहाँ पर ऐसे ही प्रकार के क्वेश्चन बने गए, ऊंचाइयों के अनुसार क्वेश्चन पूछे। बहराज जो पर्वत है वो अलवर 792 मीटर ऊंचाई, बावई जयपुर 792। बहराज और बावई की बराबर ऊंचाई ध्यान रखना, और एक अलवर में एक जयपुर में। बरवाड़ा जयपुर 786 मीटर, बावई झुंझुनू 780 मीटर। बिलारी कोटपुतली बहरोड में 755 मीटर। मनोहरपुरा जयपुर 747 मीटर। बैराट कोटपुतली बहरोड 704 मीटर। सिराबास अलवर 651 मीटर। भानगढ़ अलवर 649 मीटर। जयगढ़ जयपुर 648 मीटर। तो ये अरावली पर्वत की ऊंचाई है चोटियों की। मध्य अरावली, इसकी सबसे ऊंची चोटी टोडगढ़ गुरुमजी ब्यावर में 934 मीटर है। तारागढ़ अजमेर 873 मीटर। नागपाड़ अजमेर 795 मीटर। दो घाटियों के मध्य में जो तंग रास्ता होता है उसको दर्रा कहते हैं। मध्य अरावली के दर्रे, पहाड़ों के मध्य तंग रास्ता दर्रा, नाल या घाट कहलाता है। बड़दर्रा ब्यावर, बर ब्यावर, ब्यावर को बर से जोड़ता है। अखेरिया दर्रा ब्यावर, ब्यावर से मसूदा मार्ग तक। शिवपुर घाट ब्यावर में, सूरा घाट ब्यावर, गौरम घाट दर्रा राजसमंद, कामनी घाट दर्रा राजसमंद। मध्य अरावली में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है। दक्षिणी अरावली देवगढ़ राजसमंद उदयपुर सुरई तक विस्तृत है। दक्षिण अरावली की चोटियों की ऊंचाई देख लीजिए। सबसे जो ऊंची चोटी है अरावली पर्वतमाला की तो वो गुरु शिखर 1722 मीटर। दूसरा नंबर आता है शेर 1597 मीटर। तीसरी दिलवाड़ा सुरई 1492 मीटर। जरगा उदयपुर 1431 मीटर। अचलगढ़ सुरई 1380 मीटर। कुंभलगढ़ राजसमंद 1224 मीटर। धोनिया उदयपुर मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, ध्यान रखना। धोनिया इंपॉर्टेंट है। धोनिया उदयपुर में 1183 मीटर ऊंचाई। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में यहाँ से तो क्वेश्चन पूछ चुका है धोनिया से। ऋषिकेश, ये भी क्वेश्चन पूछी जा चुकी है। सिरोही 1117 मीटर। और कमलनाथ उदयपुर 1001 मीटर। यहाँ से ये क्वेश्चन बना था, क्रम के अनुसार जमाया गया था। सज्जनगढ़ उदयपुर 938 मीटर। सायरा की पहाड़ी उदयपुर 900 मीटर। लीलागढ़ उदयपुर 874 मीटर। डोरा पर्वत जालौर 869 मीटर। नागपानी उदयपुर 867 मीटर। गोगुंदा उदयपुर 840 मीटर। स्टरना बाकर जालौर 839 मीटर। लोजा बाकर जालौर 730 मीटर। जारोल बाकर जालौर 580 मीटर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी की, आपको यहाँ पर ये ऊंचाई के अनुसार क्रम है, इसको आपको याद कर लेना है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही में है। कन्नड़ टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर, हिंदू ओलंपस कहा है। गुरु शिखर का नाम दात्रेय ऋषि के नाम पर गुरु शिखर पड़ा। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर, लेकिन इस पर दात्रेय ऋषि की 5 मीटर ऊंचा मंदिर बना है, इसलिए कहीं कहीं किताबों में 1727 मीटर भी की ऊंचाई देखने को मिल जाती है। दक्षिणी अरावली नाल या दर्रे, फुलवारी की नाल उदयपुर में, राजस्थान की सबसे बड़ी नाल है दर्रा है। केवड़ा की नाल उदयपुर, देवारी दर्रा उदयपुर। हाथी दर्रा उदयपुर में है। यह पिंडवाड़ा सिरोही से उदयपुर तक की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित है। हाथीगुड़ा की नाल कुंभलगढ़ जिले के पास राजसमंद में स्थित, यह पाली को राजसमंद से जोड़ती है। सोमेश्वर की नाल पाली, देसुरी नाल पाली। प्रमुख पहाड़ियाँ, गिरवा उदयपुर में चारों ओर तस्तीनुमा पहाड़ियों को गिरवा कहा जाता है। भाकर सिरोही की तीव्रतम ढाल वाली पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है। देसरो उदयपुर में जरगा और रागा के मध्य की जो पहाड़ियाँ हैं हरी भरी, जो बर्ष भर हरी भरी रहती हैं, उनको देसरो कहा जाता है। मेवाड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य पहाड़ी भाग को मेवल कहते हैं। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, ब्यावर अजमेर की पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ मेवाड़ को मारवाड़ से अलग करती हैं। दूसरी पहाड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, झुंझुनू में 740 मीटर ऊंची। हर्ष की पहाड़ी 820 मीटर ऊंची शिखर में हर्षनाथ मंदिर बना हुआ है यहाँ पर।
उदयनाथ पर्वत अलवर, मालाड़ी पर्वत बाड़मेर, नागौर, जालौर, अड़ावाला बूंदी, मोड़ा पहाड़ झुंझुनू, मगरा अरावली से अलग अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं जिनको मगरा कहा जाता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश अलवर, कोटपुतली, बहरोड, खैरता, तिजारा, डीग, भरतपुर, जयपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाला जो हिस्सा है ये पूरी मैदान के अंतर्गत आता है। यहीं बनास नदी का क्षेत्र भी इसी में आता है, चंबल का क्षेत्र आता है। पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा, माही नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ और दोमट मिट्टी से निर्मित है। सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग पूर्वी मैदान है, इसलिए इसे खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। इसका ढाल पूर्व की ओर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश पूर्वी मैदानी प्रदेश को मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं। चंबल बेसिन, चंबल नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में चंबल नदी द्वारा निर्मित मैदान। चंबल नदी के आसपास ऊंची नीची उत्कात स्थलाकृति होती है जिनको डांग कहते हैं, और सर्वाधिक डांग करौली, सवाई माधोपुर में और धौलपुर के अंतर्गत आती हैं। सर्वाधिक डांग भूमि करौली, जिसे डांग की रानी भी कहा जाता है। करौली को मोस्ट इम्पोर्टेंट डांग की रानी किसे कहा जाता है? करौली। चंबल के भीड़ों के लिए भी प्रसिद्ध है। चंबल नदी के प्रवाह से मिट्टी में कटाव अवनल का अपवर्तन के कारण गहरी गहरी घाटियाँ बन जाती हैं जिन्हें भीड़ कहा जाता है। ये कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर तक फैली हुई हैं। छप्पन बेसिन या माही नदी का बेसिन, माही नदी का प्रवाह क्षेत्र जिसमें बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर जिले आते हैं। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम कांठल था। प्रतापगढ़ में माही नदी का बहाव क्षेत्र कांठल में कहलाता है। बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य 56 गांव या नदी नालों का समूह है, इसे 56 का मैदान कहते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र बांगड़, मेबल, बागरबाट के नाम से जाना जाता है। चंबल बेसिन बनास नदी उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान, इसका ढाल पूर्व की ओर है। जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है जो कि कृषि के लिए उपयुक्त होती है। औसत ऊंचाई 280 से 500 मीटर। बनास बेसिन उत्तर पूर्वी भाग मालपुरा, करौली के नाम से जाना जाता है। यह टोंक, सवाई माधोपुर, करौली में फैला हुआ है। इस क्षेत्र को एम ए हेरोन ने तृतीय पेनिप्लेन नाम दिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जाजपुरा, भीलवाड़ा का क्षेत्र, खैराड़ और मालपुरा टोंक का जो क्षेत्र है वो मालखड़ा कहलाता है। बाणगंगा बेसिन बाणगंगा नदी के क्षेत्र का मैदान जो कि जयपुर, दौसा, डी, भरतपुर जिलों में पाया जाता है, इसे बाणगंगा बेसिन कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका जो हाड़ौती वाला प्रदेश है उसको अलग से कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।